नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश की उन करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के लिए एक बहुत ज़रूरी खबर पर बात करने वाले हैं। हाँ, जो लाडली बहना योजना से जुड़ी हैं। बिल्कुल। योजना की जो 29वीं किस्त है, उसकी तारीख आ गई है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वो रविवार 12 अक्टूबर को श्योपुर जिले से एक बड़ी रकम मतलब 1541 करोड़ रुपए सीधे इन महिलाओं के खातों में भेजने वाले हैं। हाँ, ये वाकई एक बड़ी खबर है। खास तौर से जब हम ये देखते हैं कि लाडली बहना योजना का जो कहा गया मकसद है वो महिला सशक्तिकरण रहा है। बिल्कुल और ये पैसा सीधा महिलाओं के हाथ में जाता है। सही। तो ये मध्य प्रदेश सरकार की एक आप कह सकती हैं फ्लैगशिप स्कीम बन गई है। हाँ, और आज जो हम ये पूरी बातचीत कर रहे हैं, इसका आधार यही हाल की घोषणाएं हैं। हाँ। हम सिर्फ इस 29वीं किस्त के मतलब आंकड़ों और तारीखों पर ही नहीं रुकेंगे, नहीं, बल्कि ये भी देखेंगे कि इसके साथ श्योपुर में और क्या-क्या हो रहा है। कुछ बड़े विकास के काम भी हैं वहां पर। अच्छा। और साथ ही सरकार ने किसानों और दूसरे लाभार्थियों के लिए भी कुछ जरूरी बातें कही हैं, उन पर भी हम नजर डालेंगे। तो मतलब हमारा मकसद साफ है, इस पूरी तस्वीर को समझना है ना, कि ये किस्त क्यों इम्पोर्टेंट है, श्योपुर में जो ये इवेंट हो रहा है उसकी क्या अहमियत है। हाँ, और कैसे ये सब घोषणाएं सरकार की दूसरी योजनाओं से, खासकर किसानों और गांवों के विकास से जुड़ी योजनाओं से कैसे लिंक होती हैं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं सबसे पहली और अहम जानकारी से। ये 29वीं किस्त, जैसा हमने बताया, लगभग 1.26 करोड़ महिलाओं को फायदा मिलेगा। ये संख्या बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी संख्या है। और रकम भी उसी हिसाब से बड़ी है, 1541 करोड़ रुपए। ये पैसा सीधा, बिल्कुल सीधा बैंक खातों में जाएगा। रविवार 12 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्योपुर जिले में जो कार्यक्रम है वहां से इसका वर्चुअल ट्रांसफर करेंगे। यहाँ एक प्रैक्टिकल बात भी शायद जरूरी है। कई बार होता है कोई टेक्निकल दिक्कत हो या नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो मोबाइल पर एसएमएस नहीं आता किस्त जमा होने का। हाँ, ये होता है। तो ऐसे में जो लाभार्थी हैं वो अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकती हैं? हाँ, इसके लिए सरकार ने एक ऑनलाइन तरीका बनाया हुआ है। एक ऑफिशियल पोर्टल है cmladlibehna.mp.gov.in। cmladlibehna.mp.gov.in। ठीक है। हाँ, इस वेबसाइट पर जाकर एक ऑप्शन है आवेदन एवं भुगतान की स्थिति। उस पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर या समग्र आईडी डालकर देख सकते हैं कि पैसा आया या नहीं, या प्रोसेस कहां तक पहुंचा है। मतलब पारदर्शिता के लिए ये अच्छा है। हाँ, ये जरूरी भी है। अच्छा, अब इस किस्त से जुड़ी एक और बात है, वो है इसकी टाइमिंग। ये दिवाली के त्योहार से ठीक पहले आ रही है। हाँ, ये बात है। और साथ ही मुख्यमंत्री पहले ये इशारा दे चुके हैं कि भाई दूज के त्योहार से इस योजना में जो पैसा मिलता है 1250 रुपए महीना, उसे बढ़ाकर 1500 रुपए महीना करने का प्लान है। ये दोनों बातें, मतलब त्योहार से ठीक पहले किस्त आना और आगे रकम बढ़ाने का संकेत, ये काफी मायने रखती हैं। त्योहारों पर वैसे भी परिवारों पर थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च का प्रेशर रहता है। हाँ, रहता है। तो ये रकम उस वक्त जरूर काम आएगी। और रकम बढ़ाने की बात अगर वो लागू होती है तो ये दिखाता है कि सरकार इस योजना को लेकर सीरियस है और इसे आगे भी शायद और बड़े लेवल पर चलाना चाहती है। ये सिर्फ पैसे की मदद नहीं, एक तरह का भरोसा भी है। सही कहा। तो ये तो हुई किस्त की बात। अब आते हैं उस इवेंट पर जो श्योपुर में हो रहा है, जहां से ये किस्त जारी होगी। ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक बटन दबा के पैसे भेजने का प्रोग्राम नहीं है, वहां और भी बहुत कुछ होने वाला है। हाँ, जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री वहां पहले से जो विकास के काम पूरे हो चुके हैं उनका लोकार्पण भी करेंगे। उनकी लागत करीब 89.87 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लगभग 99 करोड़ के तैयार प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और साथ ही नए कामों की शुरुआत भी। करीब 460.40 करोड़ रुपए की लागत के नए निर्माण और विकास कार्यों का शिलान्यास भी उसी दिन होगा। ये तो श्योपुर जिले के लिए काफी बड़ी डेवलपमेंट वाली घोषणाएं हैं। 450 करोड़ से ज्यादा के नए प्रोजेक्ट्स। हाँ, ये आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये दिखाता है कि सरकार इस मौके का इस्तेमाल सिर्फ एक योजना की किस्त देने के लिए नहीं कर रही, हाँ, बल्कि इसे उस इलाके के ओवरऑल डेवलपमेंट के एजेंडे से जोड़ने की कोशिश है। श्योपुर, जो अक्सर विकास के मामले में थोड़ा पीछे माना जाता रहा है, उसके लिए ये एक जरूरी निवेश हो सकता है। क्या इन नए प्रोजेक्ट्स में क्या-क्या शामिल है, इसके बारे में कुछ पता चला है? मतलब सड़क, पानी, बिजली या कुछ और? देखिए, सोर्स में प्रोजेक्ट्स के टाइप का बहुत डिटेल्ड जिक्र तो नहीं है, लेकिन निर्माण तथा विकास कार्य जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, जो आमतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सड़क, बिल्डिंग, सिंचाई या पानी सप्लाई योजनाओं की तरफ इशारा करते हैं।
पर हाँ, इतनी बड़ी रकम का निवेश अगर सही दिशा में हो तो इसका असर वहाँ की लोकल इकोनॉमी और लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। जरूर। और इसी कार्यक्रम में जैसा हमने शुरू में जिक्र किया था, दूसरी लाभार्थी योजनाओं को भी शामिल किया गया है। जैसे महिला सशक्तिकरण की ही बात करें तो NRLM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs, हाँ, उनके तहत चलने वाले जो स्व सहायता समूह हैं, उनकी महिलाओं को भी कुछ मिलने वाला है। हाँ, जानकारी ये है कि इन SHGs की महिलाओं को 30 करोड़ 12 लाख की CCL मतलब कैश क्रेडिट लिमिट के चेक दिए जाएंगे। 30 करोड़ रुपए। हाँ, ये एक जरूरी कदम है क्योंकि SHG जमीनी स्तर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने में मतलब बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ये CCL रकम उनकी मदद कैसे करती है? मतलब क्या होता है ये? कैश क्रेडिट लिमिट वो एक तरह की, आप समझ लीजिए, बैंक से मंजूर की हुई लोन लिमिट होती है इन ग्रुप्स के लिए। अच्छा। ग्रुप अपनी जरूरत के हिसाब से इस लिमिट तक पैसा निकाल सकता है, फिर चुका सकता है। इससे उन्हें अपना छोटा मोटा कारोबार चलाने, कच्चा माल खरीदने या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो 30 करोड़ रुपए की रकम काफी बड़ी है। हाँ, काफी बड़ी है। और ये दिखाती है कि सरकार SHGs के जरिए महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दे रही है। ये लाडली बहना के व्यक्तिगत लाभ से आगे बढ़कर एक तरह से सामूहिक आर्थिक सशक्तिकरण का रास्ता है। तो ये हुई महिला सशक्तिकरण की बात, लाडली बहना और SHGs के जरिए। लेकिन इस इवेंट का एक और बड़ा फोकस किसानों पर दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने दोहराया भी है कि मुश्किल वक्त में सरकार किसानों के साथ है। हाँ, और इस भरोसे के साथ कुछ ठोस योजनाओं का भी जिक्र है। खास तौर पर सोयाबीन उगाने वाले किसानों के लिए भावांतर योजना की बात की गई है और दावा यह है कि इससे उन्हें MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बराबर लाभ मिलेगा। MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो रेट जिस पर सरकार कम से कम फसल खरीदने का वादा करती है। ये भावांतर योजना कैसे काम करती है? क्या ये MSP पर सीधी खरीद है? नहीं, भावांतर थोड़ी अलग है। इसमें सरकार सीधे फसल नहीं खरीदती, किसान अपनी उपज मंडी में बेचता है। ठीक। अगर मंडी का भाव सरकार के तय किए मॉडल रेट जो MSP के आसपास होता है से कम है, तो जो बीच का अंतर है वो रकम सरकार सीधे किसान के खाते में डाल देती है। अच्छा, ये अंतर वाली रकम। हाँ, इसका मकसद किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाना है और ये पक्का करना है कि उन्हें अपनी फसल का कम से कम एक तय दाम मिल जाए। सोर्स में घर बैठे लाभ मिलने की बात कही गई है, जो शायद प्रोसेस को आसान बनाने या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT की तरफ इशारा कर रहा है। ये घर बैठे लाभ वाली बात किसानों के लिए काफी अच्छी हो सकती है, क्योंकि अक्सर इन योजनाओं का फायदा लेने का प्रोसेस ही बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, ये तो है। इसके अलावा जो प्राकृतिक आपदा, बाढ़ वगैरह से प्रभावित किसान हैं, उनके लिए भी कुछ कहा गया है। हाँ, बताया गया है कि बाढ़ या दूसरी कुदरती आफतों से जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उन्हें राहत राशि देने का काम चल रहा है। कहा गया है कि जैसे जैसे जिला कलेक्टरों से नुकसान की रिपोर्ट आ रही है, उसके आधार पर राहत बांटी जा रही है। ठीक है। और इसके साथ ही किसान सम्मान निधि का भी जिक्र किया गया है। वो तो केंद्र सरकार की योजना है जिसमें किसानों को साल के 6,000 रुपए मिलते हैं और मध्य प्रदेश सरकार भी उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ती है। तो ऐसा लग रहा है कि किसानों की अलग अलग तरह की परेशानियां, जैसे बाजार भाव का कम होना, मौसम की मार, दोनों को एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। देखिए, कृषि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान एक बहुत बड़ा वर्ग है। उनकी परेशानियों को दूर करना किसी भी सरकार के लिए प्राथमिकता होती है। हाँ, बिल्कुल। भावांतर जैसी योजनाएं एक तरह से इनकम सपोर्ट है, जबकि आपदा राहत फौरी संकट से उबारने में मदद करती है। इन घोषणाओं से लगता है कि सरकार किसानों को ये मैसेज देना चाहती है कि वो उनकी आर्थिक सुरक्षा को लेकर सचेत है। कृषि से ही जुड़े पशुपालन और दूसरे सेक्टर्स के लिए भी कुछ योजनाओं का जिक्र है, जिनका फायदा इसी मौके पर दिया जाएगा। हाँ, जैसे कि एक है दुधारू गाय प्रतियोगिता पुरस्कार योजना। ये शायद पशुपालकों को अच्छी नस्ल की गायों को पालने और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए मोटिवेट करने का एक तरीका है। और एक और योजना है आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना। इसके बारे में क्या जानकारी है? ये योजना देसी नस्ल की गायों को बचाने और डेयरी बिजनेस को बढ़ावा देने पर फोकस्ड है। इसमें ऐसा है कि अगर कोई किसान या पशुपालक 25 देसी गायों की डेयरी यूनिट लगाना चाहता है तो उसके लिए 40 लाख तक का प्रोजेक्ट बन सकता है। 40 लाख का प्रोजेक्ट? हाँ, और इस प्रोजेक्ट कॉस्ट पर सरकार ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए का अनुदान मतलब सब्सिडी देती है।
ये सिर्फ दूध उत्पादन बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि देसी नस्लों को बचाने, जो अक्सर ज्यादा मजबूत होती हैं, और छोटे किसानों को डेयरी के जरिए कमाई का एक टिकाऊ जरिया देने की कोशिश है। ये दिलचस्प है, देसी नस्लों पर खास ध्यान देना। इसके अलावा मछली पालन से जुड़ी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का भी जिक्र है। हाँ, ये केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है जिसका मकसद मछली उत्पादन, प्रोडक्टिविटी और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। इसका जिक्र दिखाता है कि सरकार खेती के साथ साथ उससे जुड़े जो दूसरे क्षेत्र हैं, एलाइड सेक्टर्स, उन पर भी ध्यान दे रही है। और फिर कुछ और कल्याणकारी योजनाएं भी हैं जिनके लाभार्थियों को इस कार्यक्रम में लाभ मिलने की बात कही गई है। लिस्ट थोड़ी लंबी है इनकी। हाँ, इसमें कई तरह की योजनाएं शामिल हैं, जैसे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। ये छोटे लेवल पर फूड प्रोसेसिंग का काम करने वाले उद्यमियों को फाइनेंशियल और टेक्निकल मदद देती है ताकि वो अपना काम बढ़ा सकें। फिर है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। ये किसके लिए है? संबल योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए है। ये उन्हें एक तरह की सोशल सिक्योरिटी देती है, जैसे दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता पर मदद, अंतिम संस्कार के लिए मदद और कुछ मामलों में बिजली बिल माफी जैसी सुविधाएं। अच्छा, ये एक तरह का सेफ्टी नेट है उन लोगों के लिए जिनके पास ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसी सुविधाएं नहीं होती। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का भी जिक्र है, जो बच्चों के मुफ्त इलाज से जुड़ा है। और सामाजिक योजनाओं में मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना और दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना भी शामिल हैं। सही कहा। कन्या विवाह योजना गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद देती है, और दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना दिव्यांग जोड़ों को शादी के लिए बढ़ावा देने और मदद करने के लिए है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये अलग अलग योजनाएं समाज के अलग अलग तबकों, मजदूर, बच्चे, महिलाएं, दिव्यांग, सबको टारगेट करती हैं। तो अब अगर हम इस पूरी पिक्चर को एक साथ देखें, लाडली बहना की किस्त, श्योपुर में बड़े विकास के काम, एसएसजीज को चेक, किसानों के लिए भावांतर और राहत, पशुपालन और दूसरी कल्याणकारी योजनाएं, ये सब एक ही दिन एक ही जगह पर हो रहा है। इसका एनालिसिस कैसे करेंगे? इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? ये कह सकते हैं मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी लगती है। पहली बात तो टाइमिंग की है। जैसा हमने पहले कहा, दिवाली से ठीक पहले लाडली बहना की किस्त और आगे रकम बढ़ाने का संकेत, इसका एक साफ आर्थिक और भावनात्मक असर होता है। हाँ, बिल्कुल। और राजनीतिक तौर पर भी ये कदम अहम माना जा सकता है। त्योहारों से पहले की घोषणाएं अक्सर वोटरों के बीच एक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश होती हैं। और श्योपुर में इतनी सारी अलग अलग योजनाओं को एक साथ लाना, क्या ये सिर्फ सुविधा के लिए या इसका कोई गहरा मतलब भी है? ये सिर्फ सुविधा का मामला नहीं लगता मुझे। एक ही मंच से विकास के काम, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, किसान सहायता और दूसरी वेलफेयर स्कीम्स का फायदा देना या घोषणा करना, ये एक कोऑर्डिनेटेड और व्यापक अप्रोच दिखाने की कोशिश हो सकती है। अच्छा, सरकार शायद ये संदेश देना चाह रही है कि वो समाज के अलग अलग वर्गों और इलाकों के विकास पर एक साथ काम कर रही है। लेकिन क्या इसमें ये रिस्क नहीं है कि इतनी सारी अलग अलग योजनाओं को एक साथ लाने से किसी एक योजना का मैसेज या उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाए, लोगों का ध्यान बढ़ सकता है? ये सवाल तो बनता है। जब बहुत सारी घोषणाएं एक साथ होती हैं तो किसी एक पर गहराई से फोकस करना मुश्किल हो सकता है। ये इवेंट मैनेजमेंट का एक पहलू है। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि ये सरकार की सक्रियता और अलग अलग मोर्चों पर काम करने की क्षमता दिखाने का एक तरीका भी हो सकता है। ये दिखाने की कोशिश हो सकती है कि सरकार सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दे रही है। हाँ, और ये महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के बड़े लक्ष्यों से भी जुड़ता है। एसएचजीज को मदद, किसानों को सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने की कोशिशें लगती हैं। और किसानों पर जो खास ध्यान दिया जा रहा है, भावांतर, आपदा राहत, सम्मान निधि, गोसंवर्धन, क्या ये सिर्फ आर्थिक जरूरतें पूरी करना या इसका कोई और संकेत भी है? फसल का सही दाम न मिलना और मौसम की अनिश्चितता, उनको सीधे एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। सही। भावांतर जैसी योजनाएं एक तरह का इनकम इंश्योरेंस है, जबकि आपदा राहत फौरन मदद है। गौ संवर्धन जैसी योजनाएं आय के डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा दे सकती हैं। ये सब मिलकर किसानों के बीच सरकार की छवि को मजबूत करने की कोशिश हो सकती है। तो संक्षेप में कहें तो ये 12 अक्टूबर को जो आयोजन है, ये सिर्फ लाडली बहना योजना की एक रूटीन किस्त जारी करने से कहीं ज्यादा बड़ा दिखता है। ये विकास और अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं और खास तौर पर किसानों के समर्थन का एक मिला-जुला प्रदर्शन है। हाँ, इसे
एक बड़े पैकेज के तौर पे देखा जा सकता है, जहां एक प्रमुख महिला केंद्रित योजना के फ्लैगशिप इवेंट का इस्तेमाल करके सरकार विकास और दूसरे वर्गों, खासकर किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जता रही है। ये एक मल्टी लेयर्ड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। ठीक है, तो आज की इस काफी विस्तृत बातचीत को अब समेटते हैं। हमने देखा कि मध्य प्रदेश की 1.26 करोड़ लाडली बहनों के लिए एक अहम खबर है। उनकी 29वीं किस्त कुल 1541 करोड़ रुपए 12 अक्टूबर को श्योपुर से जारी होगी और ये दिवाली से ठीक पहले आ रही है। और ये सिर्फ किस्त तक ही सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री श्योपुर में करीब 99 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 460 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए कामों का शिलान्यास भी करेंगे। ये उस क्षेत्र के लिए एक बड़ा निवेश है। बिल्कुल। साथ ही महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक रूप से और मजबूत करने के लिए 30 करोड़ से ज्यादा के CCL चेक दिए जाएंगे। और किसानों के लिए भी कई घोषणाएं, सोयाबीन के लिए भावांतर योजना, आपदा राहत, किसान सम्मान निधि का जिक्र और गौ संवर्धन जैसी योजनाएं। इनके अलावा संभल योजना, कन्या विवाह, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन जैसी और भी कई कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी इसी मौके पर फायदा पहुंचाने की बात कही गई है। अब जैसा कि हम अक्सर करते हैं, आखिर में एक सोचने के लिए बिंदु छोड़ते हैं। आज की बातचीत से 2 मुख्य बातें उभरी। पहली, एक ही मौके पर इतने सारे अलग अलग लाभार्थी समूहों, महिलाएं, किसान, SHGs, मजदूर वगैरह के लिए घोषणाओं और लाभ वितरण को एक साथ जोड़ना। तो सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की बंडलिंग या एक साथ पेश करने का क्या असर होता है। क्या इससे हर योजना का महत्व और साफ होता है, या फिर ये सिर्फ एक बड़ा इवेंट बनकर रह जाता है जहां किसी एक मुद्दे पर गहरा फोकस नहीं हो पाता। लोगों के बीच इन योजनाओं की धारणा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? और दूसरा सोचने का बिंदु जुड़ा है भविष्य की दिशा से। हमने लाडली बहना योजना की रकम में संभावित बढ़ोतरी 1500 और किसानों के समर्थन पर लगातार जोर देने की बात नोट की। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों क्षेत्रों, महिला सशक्तिकरण, खासकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए, और किसान कल्याण पर इतना साफ फोकस क्या संकेत देता है? क्या ये राज्य में किन्हीं खास सामाजिक या आर्थिक लक्ष्यों को पाने की एक लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा है, जैसे शायद ग्रामीण मांग को बढ़ावा देना या सोशल सिक्योरिटी का दायरा और फैलाना? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आप, हमारे श्रोता, आज सुनी गई जानकारी के आधार पर खुद सोच सकते हैं। इन पहलों के पीछे की बड़ी तस्वीर क्या हो सकती है? बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ। नमस्कार।